हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर ऑफ करंट अफेयर पीटी 365। सो आज मैं आपको बेसिकली टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ सोशल इशू से, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से माना जाता है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मान सकते हो और सब्जेक्ट भी मान सकते हो। इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो आपको आज पता चल जाएगा कि बेसिकली कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिपीटेशन होती है वो पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सोशल इशू। हम आज के लेक्चर में एंटायर डिस्कशन करेंगे कि सोशल इशू की जो पीटी 365 है उसको पढ़ने की अप्रोच क्या होती है, उसको कैसे थोरोली पढ़ा जाता है। इसको कम से कम 4 रीडिंग में हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली पहली रीडिंग में अपने साथ करवाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा, उनको आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आपको 3 रीडिंग अपने बिहाव पे करनी है, जो कि आप अपने सेल्फ से करोगे। और आपको ये जो पीडीएफ चाहिए ये आप विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी अवेलेबल है। अब पीटी को एग्ज़ाम को देखते हुए अभी 90 डेज़ बाकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि पीटी 365 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक नॉर्मल लैंग्वेज के साथ जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट वो इस चीज़ को समझ पाए कि एक बेसिक से बेसिक चीज़ को कैसे समझा जा सकता है, समझे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, इश्यू एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमन। यानी महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में क्या है, अभी 7 महीने में क्या रिपोर्ट आई है। जैसे अप्रैल से अक्टूबर तक ये पीटी 365 है, मतलब 7 महीने का जो करंट अफेयर है ओवरऑल इसमें फिट किया गया है। तो आपको सोशल इशू के लिए पीटी 365 पहला प्रायोरिटी रहेगा। दूसरा रहेगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कौन से, जो हमारे इसी चैनल में पीवाईक्यू करवाए जा रहे 1993 से लेके 2022 तक पीवाईक्यू करवाने का हम इनिशिएटिव लिया है, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जो आपको देखना है और वहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीटेट हो रहे हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। सो वी टॉक अबाउट सोशल इशू। सबसे पहला टॉपिक है वुमन के बारे में पढ़ेंगे। यानी समाज में क्या आता है, समाज में सबसे पहले मेन भूमिका होती है वुमन की, यानी महिला की। तो महिला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है महिला है तो उसमें समाज में क्या है, बच्चे भी है, तो बच्चों से संबंधित भूमिका हो सकती है। तो समाज के मुद्दे यानी सोशल इशू में ये पढ़ेंगे। तो बच्चों में क्या हो सकता है, वनरेबल सेक्शन भी होता है, कोई दिव्यांगजन होता है, ये चीज़ें होती है, एसटी होता है, जनजाति समूह होता है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद में उनको एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद उनकी हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, उनको न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट होता है। वो उनको विम पावर करने के लिए उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यही बेसिकली है, मतलब इसको अपन ने इस प्रकार से समझेंगे कि आपका हर प्रकार का जो भी डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह। यानी ये टॉपिक है पहले वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी लखपति दीदी, क्योंकि ये अक्सर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है ये इसको अभी रिसेंटली लखपति दीदी को जो प्राइज़ मिला था 11 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया, तो पीएम ने किया था। जो पीएम के द्वारा की जाती है, मतलब जो राष्ट्र का, जो भारत का या जो किसी भी राष्ट्र का जो मेन आदमी होता है उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो बेसिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। चलो आते हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपके, अच्छा दिखे। अब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अंडरलाइन करना है और उनको अच्छे से अपनी पीटी 365 में अंडरलाइन करना है और उनके नोट्स नहीं बनाना है, उनको रिवाइज़ करना है। 4 से 5 रिवीजन करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सुर्खियों में क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। तो ये बेसिकली जानकारी है कि कितनी लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। तो 11 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें बताया गया इस योजना को 2023 में शुरू किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। योजना का ये लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, एम क्या है, इसका एम है वो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। इसका बेसिकली ये एम है। उसके बाद में ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा के तहत शुरू की गई है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। अक्सर ये पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रकार का कीवर्ड है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है रिवॉल्विंग फंड से आशय क्या है। तो रिवॉल्विंग फंड वो होता है जिसमें गवर्नमेंट या किसी भी संगठन द्वारा प्रॉपर एक मनी अलॉट कर दी जाती है और वो मनी ही उसमें रिवॉल्व होती जाती है। रिवॉल्व का मतलब घूमती रहती है, जिससे क्या होता है कि बार बार उस फंड में पैसा डालने की कोई ज़रूरत या कोई नीड ना हो। इसलिए इसको रिवॉल्विंग फंड भी कहा जाता है, जारी किया गया था। लखपति दीदी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। अपने गांव में आपने देखा होगा कि महिलाएं अपना कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, कोई उद्यमिता है, कोई महिला अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती है तो उसको 10-12 महिलाएं मिलकर अपने पैसे इकट्ठे करके उसको लोन देती है, कम ब्याज दर पे लोन देती है। जिससे क्या होता है महिलाओं को यानी वुमेन एम्पावरमेंट होता है। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये आर्टिकल है जो कि पेटी 365 में दिया गया है। इसके बाद में ये मिनिस्ट्री हो गई। ये जो मिनिस्ट्री है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्राम विकास मंत्रालय किस योजना के तहत, दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए। मिशन कौन सा है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट है कि उनकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए, सालाना 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह स्वशासित होते हैं, यानी किसी गवर्नमेंट का इस पर रोल नहीं होता है। सदस्यों का नियंत्रण होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति होते हैं। 20 सदस्य कम से कम होते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पे जो अपना सदस्य मिलेगा आप इसका बनाते हैं। एक साझेदारी ऑब्जेक्ट इनका ग्रुप होता है। अब इसमें आगे आ जाते हैं। इसमें आगे आ गया रिवॉल्विंग फंड। ये रिवॉल्विंग फंड आ गया। पूंजीगत समर्थन, रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि होती है। रिवॉल्विंग फंड के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इस प्रकार ऐसा फंड जिसके माध्यम से बार बार पैसों की नीड नहीं होती, उसमें एक बार पैसा डाल दिया जाता है, वो रिवॉल्व होता जाता रहता है। इससे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता गवर्नमेंट या किसी भी संगठन के द्वारा जिसके द्वारा ये पैसा डाला जाता है। इसमें क्या होता है, लखपति दीदी में 20 लाख का ऋण दिया जाता है कम ब्याज पे, ब्याज अनुदान 30,000 रुपये का ब्याज अनुदान भी जाता है, ग्रांट दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बेसिकली ये जो कीवर्ड है ये इकोनॉमिक का वर्ड है जो बेसिकली यूज किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट में सिविल अच्छा है, सिविल का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक प्रकार से अच्छा है, कि आपने किसी प्रकार की डीले नहीं की, तो उसके लिए जो बैंक होता है वो रिवॉल्विंग ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। इसमें यह होता है कि आपकी 1 लाख रुपए आपकी सिविल रही हुई, तो आपने कभी 1,10,000 का चेक काटा है तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में नहीं है, लेकिन 1,10,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। वो 10,000 रुपये का आपको कुछ समय के लिए लोन दिया जाता है, वो उसी बैंक के द्वारा दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई ऊपर नीचे नहीं किया जाता है। उसके बाद में पढ़ा जाता है उसमें ये रिवॉल्विंग फंड आ गया। ये इकोनॉमिक्स का कीवर्ड है जो अक्सर इकोनॉमिक्स में आता रहता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ओवरड्राफ्ट का तात्पर्य क्या है, तो इसको देख लेना। उसके बाद में आते हैं रिवॉल्विंग फंड, वही है और कुछ उसमें इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इसके बाद में
सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए उपाय क्या होते हैं? इसमें ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। इसमें जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड शुरू किया गया है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंकेज करने के लिए नाबार्ड चलाया गया है। जो नाबार्ड होता है, ये जो सेंट्रल बैंक ऑथोराइज्ड बैंक होते हैं, वो छोटे बैंकों को बोलते हैं कि आप इन नाबार्ड को पैसा दोगे। इनको डायरेक्टली तो आरबीआई गवर्न करता है, लेकिन डायरेक्टली करता है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्न करता है जो आरबीआई के थ्रू जो बैंक चलते हैं। ये क्या होता है कि जो गाँवों में निचले तबके तक रहते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करने का कार्य करता है नाबार्ड। ये हो गया। उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय समावेशन के लिए भी है। उसके बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गई, ये इम्पोर्टेंट होता है। कौन सी योजना है और कौन सा मिशन है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में स्मार्ट अपलिंकेज होता है, आजीविका के बारे में हो गया, ये हो गया। ये सरस कन्वेंशन ये हो गई एक प्रकार की कीवर्ड हो गया। कीवर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरस कन्वेंशन, हाल ही में चर्चा में सरस कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये एक प्रकार का सरकारी ई मार्केट प्लस पर उत्पादन का प्रचार करने का एक प्रकार का एक स्थान है, यानी एक प्रकार मान सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो दीनदयाल में पढ़ा है हमने, इसमें क्या पढ़ना है? बेसिकली अपन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या पढ़ना है? कीवर्ड का ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, यानी ये कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें किस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इसमें कौन कौन से देश है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका मेन कीवर्ड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके जो डायमेंशनल है आयाम क्या है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसी चीज़ों में। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर जारी आधारित होती है। ये इंडेक्स के 4 आयाम हैं। 4 आयाम कौन कौन से हैं? आयाम पढ़ लेते हैं। ये आर्थिक गरीबी और अवसर होती है, उनमें बेनिफिशियल होता है। एजुकेशन प्राप्ति यानी शिक्षा में प्रमोट करता है। स्वास्थ्य उत्तरजीवी को बढ़ाता है। राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिक्स में एम्पावरमेंट करता है, जिससे पॉलिटिक्स में लोगों की भागीदारी बढ़े और लोग एक प्रकार से पॉलिटिक्स की ओर रुझान हुए। एजुकेशन को बढ़ावा देता है। उसके बाद में क्या होगा? रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? वैश्विक स्तर पे क्या है? 3 देश है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे हो गए। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। 2024 तक लैंगिक अंतराल में महिला और पुरुषों के बीच में असमानता में 68% की कमी आई है, उनमें डाइवर्सिटी है। उसके बाद में और इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि चिन्ह उतना इम्पोर्टेंट है, बस ये देख लेना इम्पोर्टेंट है कि भारत देश का ऐसा है नहीं है, भारत देश का ऐसा है, ये चीज़ें होती है। ये हो गया। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि कौन ये रिपोर्ट जारी करता है, कौन भारत देश का सदस्य है नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? फुल फॉर्म पूछा जाएगा जी, यानी वो फुल फॉर्म ऐसे पूछ लेगा GGR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई 2024, हाल ही में चर्चा में किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में अगर लैंगिक असमानता सूचकांक हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया। अब जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, अब इसमें सबसे पहले अपन को सभी को दिमाग में आना चाहिए लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को हटा दिया जाए। अब जेंडर इनइक्वालिटी ये क्या है? ये एक प्रकार का मैं इसको बिठा देता हूँ एक बार। ये एक प्रकार का क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG, ये D और G, SDG 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो लैंगिक असमानता है, ये एक प्रकार का अपना गोल भी है, 2030 तक हमें अचीव करना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो SDG 1, 2
17 तक याद करने हैं। इसमें ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये SDG है 11 हो गया। उसके बाद में पढ़ना है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है, लैंगिक असमान सूचकांक जारी कौन करता है? वो करता है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। जारी की 2022 में मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रीइमेजिनिंग ऑपरेशन इन पोलराइजिंग वर्ल्ड हो गया ये। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 0 से 1 के बीच दिया गया है। 0 से 8 से 1 की महिला पुरुषों के बीच में समानता की स्थिति है। वहीं स्कोर 1 का अर्थ होता है पुरुषों महिलाओं के बीच आयामों का संकेतन का व्यापक होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें 2 चीज़ों की बात की गई है। इसमें लैंगिक असमानता महिला और पुरुष। महिलाओं में क्या होना चाहिए? महिला जनन स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मातृत्व मृत्यु दर अनुपात के बारे में, किशोर प्रजनन के बारे में चर्चा की गई। महिला सशक्तिकरण की कम से कम एक मध्यम स्तर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला आबादी होनी चाहिए। संसद में महिलाओं का सांसदों का अनुपातिक होना चाहिए। महिला श्रम बाजार सूचकांक होना चाहिए। महिला श्रम की भागीदारी होनी चाहिए। पुरुष सशक्तिकरण सूचकांक होना चाहिए। कम से कम मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली पुरुष आबादी होनी चाहिए। संसद में पुरुषों का अनुपात होना चाहिए। पुरुष श्रम बाजार सूचकांक होना चाहिए। महिलाओं की श्रम बाजार की भागीदारी होनी चाहिए। ये हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट आ गया हमारा संबंधित है। इसमें क्या होता है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी एक सरकारी उद्योग और विकास संगठनों का वैश्विक समूह होता है। इसका उद्देश्य होता है वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति को एक साथ लाना, ज्ञान साझा करना, बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम प्रमुख निवेशकों को आकर्षित करना। यानी इसमें किसी भी प्रकार की असमानता है उनके बारे में चर्चा की जाती है और उनको एक वैश्विक पटल पे उभारा जाता है, उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, जिससे उस देश या उस राष्ट्र की एक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके और उस देश में किसी भी प्रकार की जेंडर इनइक्वालिटी ना रहे, उसको प्रोत्साहन करने का ये कार्य किया जाता है। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति के बारे में ये वर्ल्ड फोरम हो गया और भारत के समन्वय स्विट्जरलैंड में दावेश आरंभ किया गया था। G20 नेताओं की घोषणा की गई थी। अब G20 आ गया तो G20 में कौन कौन से देश वो आपको पता होना चाहिए। 19 देश है, प्लस में यूरोपियन है और अफ्रीकन यूनियन है। तो ये पता होना चाहिए कि G20 में कितने देश है, कौन कौन सा है, कहाँ पे इसकी मीटिंग होती है, ये इम्पोर्टेंस हो सकता है एग्जाम परस्पेक्टिव। उसके बाद में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संस्थागत पार्टनर है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ये एड आ गया, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद में कार्यस्थल और महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। इसमें एक शारदा एक्ट याद रखना है और एक एक्ट है पोस्को एक्ट याद रखना है। इसमें क्या होता है कि अभी हाल ही में वर्तमान में हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण या उत्पीड़न की लैंगिक असमानता को खुलासा किया है। इसमें कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न का लगातार जारी मुद्दे पर प्रकाश डाला है। इसके बारे में बताया गया है, मतलब जो महिलाएं होती है कार्यस्थल पे अपना काम कर रही है, जो किसी प्रकार का कार्यस्थल हो सकता है, ये मतलब औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, यानी संगठित क्षेत्र हो सकता है, असंगठित क्षेत्र हो सकता है। दोनों के संबंध में ये जो कानून बनाए गए हैं, एक अधिनियम 2013 में बनाया गया और एक शारदा एक्ट बनाया गया। किसी भी प्रकार के वर्क प्लेस में जो काम कर रही महिलाएं, उसके साथ में यौन उत्पीड़न होता है यानी हरासमेंट होता है, तो उसके संबंधित में उसको रिलीफ दी जाती है, उसके प्रति कुछ कानून बनाए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका हो गया कि जो वुमेन्स होती है उनकी कार्यस्थल पे किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटनाएं ना हो, उनको रोका जाए। ऐसे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर यौन को परिभाषित किया है। आंतरिक शिकायत की, अब इसमें 2 प्रकार की समिति बना दी गई है जो आपको इम्पोर्टेंस होते हैं। एक तो होता है आंतरिक शिकायत समिति ICC, दूसरी स्थानीय शिकायत समिति, ये हो गई।
आंतरिक शिकायत समिति और समिति के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो आंतरिक शिकायत समिति होती है उसमें क्या होता है, 10 लोग होते हैं, उसमें 10 मेंबर होते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं। वो सार्वजनिक संगठन में अनिवार्य किया जाता है। उसके बाद में इसका एक अध्यक्ष होता है, जो एक महिला होगी, वरिष्ठ महिला। कम से कम 2 सदस्य होंगे, इनमें से आधे सदस्य महिला होनी चाहिए। 22 सदस्य यानी गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन में से सदस्य महिला का प्रमुख समाधान होना चाहिए। 3 साल की इसकी अधिकतम अवधि होती है। जो ई काउंसिल बनती है, समिति बनती है, जांच के लिए पीठासीन अधिकारी ऐसी कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति रहना चाहिए, यानी कोरम होता है। स्थानीय शिकायत समिति होती है असंगठित क्षेत्र के लिए। जो असंगठित क्षेत्र है उनके लिए कौन सी समिति होती है, वो स्थानीय समिति होती है शिकायतों के लिए। जहाँ आईसीसी का गठन नहीं किया गया, वह शिकायत नियोक्ता के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर की स्थापना की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। यह हो गई। उसके बाद में कार्य विमुद्रीकरण को रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देशन 1997 में आया था। एक प्रकार का राजस्थान और केस था, उसमें महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता था और उनके साथ में हरासमेंट की गतिविधियों को देखा गया था। उसके लिए विशाखा दिशा निर्देशन लाया गया था। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, यानी सी बॉक्स, यानी सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, यानी एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके माध्यम से किसी भी महिला के साथ या किसी के साथ हरासमेंट होकर महिला के केस में, तो वो अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती है, जिससे उसका निदान अवश्य होता है। उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता हो गई। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभियान चला गया है, ये एक इम्पोर्टेंस हो सकता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन, यानी वुमन के प्रति जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो घर में हिंसा हो रही है, उनके संबंधित क्या अधिनियम है। एक घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनका उद्देश्य घरेलू दुर्व्यवहार व हिंसा से बचाव है। ये महिलाओं के केस में आया। तो महिलाओं के साथ में जो घर में किसी प्रकार का हरासमेंट होता है उसको बचाव के लिए किया गया है। उसके बाद में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हो गया, PWDVD 2005 में आया गया था। इसमें आर्टिकल जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल आर्टिकल कौन से 15(3)A और 15(3)(3)A ही है। 15(3) ये इसके तहत उसको पारित किया गया था। उसके बाद में अपन ये कवरेज हो गई, खिलाफ शिकायत दर्ज कराना है, या आप पढ़ सकते हो। नॉर्मल कुछ नहीं पढ़ना, बस इसको रीडिंग लगाना और कुछ नहीं, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं। बस क्या इश्यू था वो देख लो। गर्भ की समाप्ति हो गई। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़ित के चिकित्सक रूप से लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये होता है कि जो किसी महिला के साथ या किसी नाबालिग महिला के साथ में किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उससे क्या होता है कि वो गर्भपात करा सकती है। कब समाप्ति की उसकी अवधि के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इससे संबंधित कानून कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8892 में गर्भपात से संबंधित प्रावधान किए गए। यह आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं। आपके लिए इम्पोर्टेंट MTP गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम 1971, मेडिकल प्रैक्टिस द्वारा विशेष श्रेणी महिलाओं के गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। अधिनियम में संशोधन किया गया था 2021 में। गर्भ की समाप्ति की समय सीमा कुछ मामलों में बढ़ा दिया गया था। इन्होंने पहले क्या किया था, चिकित्सक की सलाह पर 20 सप्ताह गर्भावधि के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। 2 चिकित्सक की सलाह होगी तो 20 से 24 सप्ताह के होगी, और विशेष परिस्थिति में 24 सप्ताह से अधिक हो सकती। गर्भपात के एबोलिशन का अधिकार उपलब्ध है। इसमें जो गर्भपात इसमें बलात्कार से पीड़ित कोई भी महिला है और नाबालिग है, उसके साथ में ये प्रावधान किया गया है कि ये करवा सकती है एबॉर्शन।
गर्भपात के दौरान व्यवहारिक स्थिति में बदलाव, यानी गर्भपात हो गई, गर्भावस्था धारण कर ली और वैवाहिक स्थितियों को परिवर्तन हो गया, कुछ कारणवश से उसके साथ में कुछ गलत हो गया तो उसकी स्थिति में वो अबॉलिशन यानी गर्भपात करवा सकते हैं। उसके बाद में गर्भवती महिला के जीवन को खतरा है, उसके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को क्षति की संभावना है तो उसको स्थिति में कर सकते हैं। बच्चों में खतरा हो सकता है, यानी बच्चे में मालन्यूट्रिशन का प्रभाव हो सकता है महिला में, तो उसकी स्थिति में बच्चे को अंदर पालेगी तो उससे उसकी डेथ या उसके जीवन को खतरा है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। दिव्यांग महिलाएं हो सकती है, उनके साथ में अवयस्क हो सकती है, किसी आपदा या जैसी मानवीय स्थिति गर्भावस्था हो उसमें कर सकती है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि MTP अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए, यानी विवाह के बाद में जो बलात्कार होता है उसको भी उसमें शामिल कर दिया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक के साथ साथ अविवाहित महिलाओं के गर्भपात में 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी अधिकार दिया गया। यह आपका हो गया टॉपिक, 6 टॉपिक हो गई, 7वां टॉपिक हो गया सरोगेसी, जो कि इम्पोर्टेंस है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कौन सा मंत्रालय ने इसके बारे में बात करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी अधिनियम विनियम 2022 में संशोधन करके 2024 में अधिसूचना जारी की। संशोधन किया गया इसमें सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी के प्रकार, सरोगेसी 2 प्रकार की होती है। एक तो सरोगेसी 2 प्रकार की होती है, एक तो परोपकारी होती है, एक वाणिज्य होती है। सरोगेसी 2 प्रकार की, एक तो परोपकारी, एक वाणिज्य। परोपकारी का मतलब होता है कि सरोगेसी का मतलब हुआ किराए की कोख। किराए की कोख होती है, उसमें क्या होता है बच्चा पलता है, यानी कोई किसी कारणवश बांझ की स्थिति हो जाती है महिला या पुरुष में, यानी प्रॉपर शुक्राणु या स्पर्म बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उस स्थिति में किसी दूसरे की महिला में उस महिला और उसका ओवम यानी अंडाणु और उस पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म दोनों को चिकित्सक की सलाह पे उनको किसी महिला की कोख में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको ही हम सरोगेसी कहते हैं। उसके बारे में बात की गई है। तो सरोगेसी 2 प्रकार की होती है, परोपकारी और वाणिज्य। परोपकारी सरोगेसी होती है, उसमें चिकित्सक खर्चे और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेसी माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं देता है, यानी इसमें ओनली उसको बीमा कवरेज और उसके हेल्थ रिलेटेड जो भी पैसा लगता है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन वाणिज्य यानी कमर्शियल, इसमें क्या होता है खर्चा भी देना पड़ता है, बीमा भी करवाते और उसके साथ में उससे संबंधित उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, यानी इसमें क्या होता है इसको एक व्यापार के थ्रू माना गया। तो इंडिया में अभी इसको बैन किया गया है, अभी ये स्टार्ट नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सरोगेसी एक प्रकार की जिसके तहत कोई महिला इच्छुक संपत्ति के लिए गर्भाधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। इच्छुक दंपति जैसे माता पिता बनने इच्छुक से ऐसे दंपति जिन्हें चिकित्सक लक्षण जेनेटिशियन सरोगेसी की आवश्यकता होती है। सरोगेसी के बारे में हो गई, मैंने बता दी चीज़ें क्या होती है। भारत में सरोगेसी संबंधी कानून क्या होते हैं? सरोगेसी अधिनियम 2021 और 2021 इसको 2024 में संशोधन कर दिया गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गर्भपात कराते समय सरोगेसी माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकार की अनुमति आवश्यक होती है, ये बात की गई है। 35 वर्ष से 45 साल की भारतीय विधवा और तलाक महिलाएं इस शर्त के लिए विशेष प्रावधान दिया गया, उनको प्रावधान दिया गया जो कि विशिष्ट प्रकार से दिया गया। सरोगेसी माँ के लिए पात्रक मापदंड, दंपति के लिए पात्रक मापदंड, ये आपको पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें होती है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेना। 2024 में क्या कहा ये इम्पोर्टेंट है कि जो डोनर से प्राप्त युग्म होता है, युग्मक का सरोगेसी किया जाता है। हो गया अंडाणु शुक्राणु, ये मैंने आपको बता दी। अंडाणु और दाता शुक्राणु का उपयोग करता है सरोगेसी। ये चीज़ प्रजनन को प्रभावित करता है, इनफर्टिलिटी के कारण ये करवाई जाती है, हो गई। उसके बाद में अन्य सुर्खियाँ क्या होती है? अन्य सुर्खियों में क्या पढ़ते हैं? मातृत्व हित लाभ अधिनियम कौन कौन सी है? मातृत्व यानी अन्य सुर्खियों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है? मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। उसके बाद में बाल देखभाल अवकाश हो गया, चाइल्ड केयर लीव हो गया। ये 2 टॉपिक है, 2 कंप्लीट कर देता हूँ मैं जल्दी से। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया कि संविदा कर्मचारियों मातृत्व हित लाभ की हकदार होनी चाहिए।
यानी मात्र तो उनकी जो, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी जो अवकाश की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। पहले 12 हफ्ते से यानी प्रेग्नेंट होने से 12 हफ्ते तक थी, वो बाद में 26 हफ्ते तक कर दी गई। 2 जीवित बच्चों तक ही प्राप्त होती है इस प्रकार की। 8 सप्ताह का अवकाश पुरुषों की अपेक्षा 33 से पहले लिया जा सकता है 8 सप्ताह, और उसके बाद में इसको 24 हफ्ते तक कर दिया गया, 36 हफ्ते तक कर दिया गया, 36 नहीं 26 हफ्ते तक कर दिया गया। उसके बाद में बाल देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव हो गया। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड केयर के बारे में इसको छूट दी गई है, यानी बाल जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद में वो वहाँ पे वर्क प्लेस में उसको एक छूट जीत जाती है कि वो अपने बच्चे को किस अवधि तक अपने बच्चे के साथ साथ रह सकती है। और इसमें देखभाल के लिए 730 दिन किए हुए हैं चाइल्ड केयर लीव, ये इम्पोर्टेंस हो गया। तो आज हमने जो महिलाओं संबंधित मुद्दे हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर ले। महिला संबंधी वुमन चर्चा, ये 8, 9, 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में हमने चर्चा की, इनको अच्छे से रिवाइज करना और अच्छे से समझना। जो भी आपको डाउट आए उन पे मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू। अगली सीरीज में हम देखेंगे बच्चों से संबंधित मुद्दे और घटनाक्रम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।